सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन और सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं केवीएस पीजीटी हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ अगला चैप्टर कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण पाठ 3। जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह हैं सब, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य विधा। प्रमुख पुरस्कार इन्हें जो मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सबकी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं।
अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता के बहाने। इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित कविता के बहाने में यह कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। कवि का मानना है कि यह एक ऐसी यात्रा का वर्णन है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए सीमाबद्ध हैं, जबकि कविता का क्षेत्र असीम है। रचनात्मक ऊर्जा के कारण सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते हैं, अतः कविता का क्षेत्र अति व्यापक है। तो अब कविता शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, अतः वह कविता की उड़ान का ओर छोर नहीं जान पाती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है, जबकि कवि चिड़िया की उड़ान को जान लेता है, पर चिड़िया कवि की उड़ान को, कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती। इसका दूसरा पैरा देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के बहाने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ कवि कहता है कि कविता एक इस प्रकार खिलती है, अर्थात विकसित होती है, जैसे फूल विकसित एवं पल्लवित होते हैं। फूल की तरह कविता में नए नए रंग भाव सौंदर्य आ जाते हैं, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर और घर में सुगंध और सुषमा को भर देते हैं, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाते। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए ही महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना एवं सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। इसके विपरीत कविता घर बाहर इधर उधर अर्थात सर्वत्र और सब समय अपनी भाव सुरभि बिखेरती रहती है। अतः फूल कविता के सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाता है। फूल अपनी एक सीमा होती है, फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की सीमा नहीं होती, क्योंकि फूल खिलता है, महकता है, फिर मुरझा भी जाता है, परंतु कविता जब एक बार रच दी जाती है तो अपने अनंत समय तक वो खिलती ही रहती है। जो भी उसको पढ़ने वाला पाठक होता है वो खुश होता है, वो उससे खिलता है, उस कविता की भाव विभोरता में वो खो जाता है। उसी तरह कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि बच्चों के खेल के समान है, कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि बच्चों के खेलों को देखकर शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भाव एवं मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कभी घर में कभी बाहर भागते हैं, वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं और अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते। बच्चों के खेल में कोई सीमा बंधन नहीं है। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के बाहरी संसार के
तथा अपने पराये सभी घरों या मानवों के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। वह सभी को समान मानकर सार्वकालिक भावों को वाड़ी देता है। अब इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे कहने के लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करने से, अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास से उसकी सरलता समाप्त हो गई। आशय यह है कि शब्द जाल में सरल बात भी जटिल हो गई। कवि कहता है कि तब उस बात को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया, भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को काट छाट कर आगे पीछे किया। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि मूल बात सरलता से व्यक्त हो सके। मैंने कोशिश की या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आए, परंतु ये दोनों बातें नहीं हो सकी। इस प्रयास में स्थिति खराब होती गई, भाषा अधिक जटिल हो गई, मेरी बात उसके जाल में उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी जटिल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वह और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियां मर जाती हैं और तब जबरदस्ती किया गया प्रयास निष्फल रहता है। इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट होती जाती है। कवि कहता है कि ऐसा गलत करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उसे उनके प्रोत्साहन से मेरी उलझन और भी बढ़ जाती थी और वे बात बिगड़ने से खुश होते थे। भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया। पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेच बेकार ही घूमने लगा। इसी प्रकार भाषा की बनावट के चक्कर में उसका मूल तथ्य नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ में प्रयुक्त होती रही। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि भाषा की तोड़ मरोड़ में, उसमें पेच कसने में लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा, तब अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों में ठूस ठूस कर ऐसे ही छोड़ दिया जिस प्रकार चूड़ियां मर जाने से पेच को कील में की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, उसी तरह मैंने कथ्य के साथ किया। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, परंतु अंदर से वह एकदम ढीली एवं प्रभावहीन हो गई। तब उस अभिव्यक्ति में न तो कसावट थी
और न प्रभावात्मकता थी, अर्थात उसमें अपेक्षित प्रभाव नहीं रह गया था। कवि कहता है कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो, तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो। मुझे अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो, क्या तुमने अब तक भाषा की को सरलता, सहजता और उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा। यह तुम्हारी अक्षमता तथा अयोग्यता है, अप्रभावी अभिव्यक्ति की कमी है। तो ये हुई दोनों कविताएं और उनकी व्याख्या। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुंवर नारायण जी से। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। कुंवर नारायण जी तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979 और कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने। काव्य संग्रह जो कि हमारी एनसीईआरटी में संग्रहित कविताएं जो ली गई हमारी किताबों में, वो काव्य संग्रह इन दिनों और कोई दूसरा नहीं। ये आगे पुस्तक में भी आया था। कुंवर नारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की थी, यानी प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से। कुंवर नारायण जी को निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें प्रमुख सम्मान है कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार और केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? 19 जनवरी 1927 को, 19 अप्रैल 1927 को, 19 अगस्त 1927 को या 19 सितंबर 1927 को। तो इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। हमने पाठ में पहले ही पढ़ा है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके युग्मों से मिलान कीजिए। तो आत्मजयी दिया हुआ इधर, कविता के बहाने, इन दिनों, आज और आज से पहले। तो इधर दिया हुआ साक्षात्कार, काव्य संग्रह और कविता प्रबंध काव्य। तो आत्मजयी प्रबंध काव्य है ऑप्शन 4। कविता के बहाने, कविता के बहाने ये आपकी कविता है। इन दिनों ये काव्य संग्रह है और आज से पहले ये साक्षात्कार विधा है। तो इसका क्रम बनेगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 हमारे ऑप्शन ए में ही है, तो हमारा उत्तर यही होगा अ। कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की है? नदी के दीप यज्ञ जी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। वाजश्रवा के बहाने ये कुंवर नारायण जी की प्रबंध काव्य है। और कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है। कुंवर नारायण जी किस काव्य श्रेणी के कवियों में से हैं? क्या छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या नवीन कविता? तो नवीन कविता तो कोई विधा ही नहीं है, ये प्रयोगवाद की कवि हैं। कुंवर नारायण जी किस तार सप्तक से जुड़े हैं? तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो इसका उत्तर होगा स, तीसरा सप्तक के कवि हैं। चक्रव्यूह का रचना काल क्या है? 1968, 1956, 1960 या 1962? तो हम लोगों ने पाठ के शुरुआत में ही देखा था 1968 इसका, अरे 1962 इसका उत्तर होगा। नहीं 1956, सॉरी 1956 इसका उत्तर है। चक्रव्यूह का रचना काल 1956 है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कुंवर नारायण जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार ये भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी पुरस्कार मिला है। अतः हमारा उत्तर होगा द, उपर्युक्त सभी मिला है। कुंवर जी की रचना आकारों के आसपास किस विधा की रचना है? आकारों के आसपास, काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह या कोई नहीं? तो आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। चिड़िया के बहाने कविता क्या है? कविता एक उड़ान है, कविता एक मचान है, कविता एक प्रसिद्धि का सामान है, कविता कुछ भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा अ, कविता एक उड़ान है।
कविता के बहाने काव्य में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो दोहा, सोरठा, मुक्त छंद या हरिगीतिका। तो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर दोनों ही कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कविता का खिलना कौन नहीं जानता? बच्चे नहीं जानते, चिड़िया नहीं जानती, फूल नहीं जानते या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा स, फूल नहीं जानते। खिलना, फूल खिलते हैं क्योंकि ना तो चिड़िया खिलती है ना बच्चे, तो फूल नहीं जानते। चिड़िया, फूल और बच्चों के प्रतीक लेकर कवि क्या समझाना चाह रहे हैं? कविता का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, कविता से इनका मनोरंजन होता है। कविता का क्षेत्र असीमित है, अपार है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा स, कविता का क्षेत्र असीमित है, अपार है, मतलब कविता किसी भी विषय पर की जा सकती है। एक कहावत भी है इस पे, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविता का क्षेत्र तो असीमित है, अपार है। चिड़िया क्या जाने में अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, प्रश्न अलंकार या उपमा अलंकार। तो प्रश्नवाचक चिन्ह से ही आप यहाँ पकड़ सकते हैं कि चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता के बहाने काव्य में कौन सा रस है? तो वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। तो कविता के बहाने काव्य में शांत रस का प्रयोग किया गया है। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो बात सीधी थी पर ये केवल कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से संकलित है। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए स में दिया आ और ब दोनों और द। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो जो ऑप्शन में लिखा होता है वो उत्तर लगाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन द आप लगाएंगे, केवल ब। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने किस बात पर कटाक्ष किया है? कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है, भाषा की सरलता पर, भाषा की प्रवाहमयता पर, भाषा की विनम्रता पर। तो बात सीधी थी पर कविता में कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। बात सीधी थी पर कहाँ जा फंसी? भाषा की उदासी में, भाषा के चक्कर में, भाषा की उलट पलट में या भाषा की बनावट में। तो इसका उत्तर होगा द, भाषा की बनावट में। साथ साथ में कौन सा अलंकार है? द्वित्व अलंकार। कोई अलंकार ही नहीं होता ये। पुनरुक्ति प्रकाश, जी हाँ यही उत्तर होगा। अनुप्रास और यमक, इसका उत्तर नहीं होगा। हाँ अनुप्रास हो सकता है पर पुनरुक्ति प्रकाश ज्यादा सही है साथ साथ में। बेतरह, करतब, तमाशबीन किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली, फ्रेंच या उर्दू या कोई नहीं। तो बेतरह, करतब या तमाशबीन ये सारे शब्द उर्दू भाषा के हैं। पेज को खोलने की बजाय और कसने का क्या अर्थ है? पेज को खोलना था और कवि ने उसे और कस दिया। समस्या को न समझ पाना, कवि ने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत वह शब्द जाल में उलझता गया। द कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा स, कवि ने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत वह शब्द जाल में उलझता चला गया। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। तो आप जो भी मन में प्रश्न हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। और जो भी KVS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। धन्यवाद।